हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कहीं ना कहीं बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, उसकी व्याख्या करनी है। तो बेटे 3 प्रश्न है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। हम जब फाइनल एग्जाम देखते तो कहीं ना कहीं तीनों प्रश्नों में से बार बार जो एक विधि है, प्रश्न है, पेपर में आता रहता है। 2 विधि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जो तीसरी विधि है एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो बड़े स्टार्ट करते हैं। कहते राष्ट्रीय आय गणना करने की जो व्यय विधि को आय विन्यास विधि, आय विन्यास विधि या द इनकम डिस्पोजेबल मेथड इंग्लिश में नाम है इसका, या उपभोग एवं निवेश विधि, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो ये आपकी एक्सपेंडिचर मेथड है, इसके 2 नाम और हैं, आय विन्यास विधि और उपभोग एवं निवेश विधि। ओके, तो परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा क्या बेटे इसकी? कहते हैं जो व्यय विधि है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, वह मेथड है, वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में, अब एक लेखा वर्ष क्या होता है बेटे? ये आपके देश की, अगर हमारे देश की बात करें तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो 12 महीने की अवधि होती है, इसको हम लेखा वर्ष कहते हैं, जिसमें लोग राष्ट्रीय की गणना करते हैं। तो वह विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। बेटे जो एक लेखा वर्ष में जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, उस पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर किसके बराबर होता है? सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटे परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे ये अंतिम व्यय क्या होता है। अंतिम व्यय क्या है? व्हाट इज फाइनल एक्सपेंडिचर? अंतिम व्यय क्या होता है? देखिए, एक लेखा वर्ष में जब हम अंतिम वस्तु और सेवाओं पर जो खर्च करते हैं, एक लेखा वर्ष में हम लोग जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो हम लोग खर्च करते हैं, वो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कहीं ना कहीं जो फाइनल, जो आपका ये अंतिम व्यय होता है, आपका जो वस्तु और सेवाओं पर किया जाता है, या तो ये उपभोग के लिए किया जाता है या फिर पूंजी निर्माण के लिए। बात समझ में आ रही है? एक लेखा वर्ष में हम जो भी ये वस्तु और सेवाओं पर अंतिम रूप से व्यय करते हैं, या तो वो उपभोग के लिए होता है या फिर पूंजी निर्माण के लिए। ठीक है, तो जब हम राष्ट्रीय गणना करते हैं तो वस्तु और सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, उनके मूल्यों को राष्ट्रीय में नहीं मापा जाता। बात समझ में आ रही है? जब भी हम लोग राष्ट्रीय की गणना करते हैं तो अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को ही मापा जाएगा। जो मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्यय को नहीं मापा जाता है। ठीक है, अब उन इकाइयों की पहचान करते हैं जो पहले स्टेप में जो अंतिम व्यय करती हैं। कौन कौन सी इकाइयां हैं? आपका पारिवारिक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, इसके अलावा क्या है? शेष विधि क्षेत्र, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वस्तु और सेवाओं पर अंतिम रूप से व्यय करते हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे जो आपका स्टेप सेकंड है, जो आपका स्टेप सेकंड है अंतिम व्यय का वर्गीकरण और अंतिम व्यय गणना हम लोग कैसे करेंगे, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो अंतिम व्यय का जो वर्गीकरण है, कहीं ना कहीं 3 भाग है। पहला क्या है? अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, अंतिम भोग व्यय। दूसरा क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और तीसरा क्या है आपका? निवल निर्यात। ठीक है, अंतिम व्यय क्या है आपका? अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल निर्यात। जब भी हम लोग सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतिम उपभोग व्यय जमा सकल घरेलू पूंजी निर्माण और जमा निवल निर्यात को जोड़ देते हैं, तो इससे हमारा क्या आ जाता है? सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है बाजार कीमत पर। ओके, तो गणना के बारे में एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या? अंतिम उपभोग व्यय। जो आपका अंतिम भोग व्यय है, वो करने वाली आपकी 2 इकाइयां हैं, निजी अंतिम भोग व्यय, दूसरा क्या है? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। जब हम लोग निजी अंतिम भोग व्यय की बात करते हैं या हम अंतिम उपभोग व्यय गणना करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें क्या चाहिए? वस्तु और सेवाओं की बिक्री, मतलब एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं की बिक्री होती है उनकी मात्रा चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? उनकी जो फुटकर कीमतें हैं, रिटेल प्राइसेस हैं,
ठीक है। जब हमारे पास जितनी वस्तुएं और सेवाएं सेल होती हैं और उनकी फुटकर कीमतें हमारे पास आ जाती हैं, तो हम क्या कर पाते हैं, जो अंतिम भोगव्यय गणना कर पाते हैं। ठीक है। तो अंतिम भोगव्यय करने वाली दो इकाइयां आपकी निजी अंतिम भोगव्यय और सरकारी अंतिम भोगव्यय। अब निजी अंतिम भोगव्यय क्या होता है? निजी अंतिम भोगव्यय में हम लोग जो निजी क्षेत्र के उपभोक्ता होते हैं और निजी गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। ठीक है। जो निजी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं, इन जो पारिवारिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के उपभोक्ता और गैर लाभकारी संस्थाएं, निजी गैर लाभकारी संस्थाएं, इन संस्थाओं द्वारा जो ये एक लेखा वर्ष में जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, इन पर जो एक लेखा वर्ष में जो खर्च करती है, खर्च मतलब क्या है कि जितनी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की बिक्री की जाती है उनको उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग निजी अंतिम भोगव्यय गणना करते हैं तो क्या करते हैं, जो निजी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं, इसके अलावा निजी गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा एक लेखा वर्ष में जितनी भी टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ वस्तुओं की मात्रा खरीदी जाती है, उन वस्तुओं की मात्रा को उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। तो आपको क्या जाता है, निजी अंतिम भोगव्यय आ जाता है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, देखिए, एक जो गैर निवासी उपभोक्ता है, गैर निवासी जो विदेशी लोग हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से खरीदारी करते हैं। ठीक है ना। अभी हम वस्तु और सेवाओं की बात करें जितनी हमने खरीद की है, तो जो विदेशी लोग हैं आपके देश के, हमारे देश में जितनी वस्तु और सेवाओं की प्रत्यक्ष रूप से खरीदारी करते हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसकी बजाय जो हमारे देश के लोग विदेशों में जो विदेशों में प्रत्यक्ष खरीदारी करते हैं उनके द्वारा किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? निजी अंतिम भोगव्यय में क्या लेंगे, एक तो बेटे क्या लेना हमने, एक तो जो निजी क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं और निजी गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, जितनी टिकाऊ, गैर टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की खरीद करती है उनकी कीमतों, उन वस्तुओं की मात्रा को उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे देश के लोग विदेशों में जो प्रत्यक्ष रूप से खरीदारी करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अंतिम किए गए अंतिम व्यय को भी इसमें जोड़ लिया जाता है, और जो विदेशी लोग हमारे देश में खरीदारी करते हैं उसको इसमें शामिल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अंतिम व्यय में क्या है, सरकारी अंतिम भोगव्यय। अब सरकार द्वारा जो अंतिम भोगव्यय किन किन वस्तुओं सेवाओं पर अंतिम भोगव्यय किया जाता है, सबसे पहले क्या है, सरकार द्वारा चालू वर्ष में, जो भी करंट ईयर में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो निवल नेट क्रय करते हैं, जो शुद्ध खरीद है, उसको शामिल करेंगे किसमें, सरकारी अंतिम भोगव्यय में। इसके अलावा एक मिनट, हाँ जी, इसके अलावा कर्मचारियों को, जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक, सरकार जब अपने कर्मचारियों को जो परिश्रम पर जो मंथली सैलरी देती है, जो पारिश्रमिक का भुगतान करती है, उसको सरकारी अंतिम भोगव्यय में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विदेशों में किया गया जो शुद्ध क्रय है, निवल क्रय, जो विदेशों में शुद्ध खरीदारी है, उसको भी सरकारी अंतिम भोगव्यय में शामिल किया जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये जो अंतिम भोगव्यय है, जो करने वाली दो इकाइयां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम गणना करेंगे जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जो दूसरा पार्ट है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण में क्या आता है, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। अब जब हम सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण की बात करते हैं तो इसमें दो मदे शामिल होती है, निर्माण परव्यय और मशीनरी परव्यय। अब यहां पर हम लोग किए गए कि जो सकल घरेलू उत्पादों किए गए गणना कैसे करेंगे, स्थायी पूंजी निर्माण पर जो भी निर्माण परव्यय किया जाता है, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई सड़क बनाते हैं, कोई पुल बनाते हैं, तो वहां पर रेत, बजरी, सीमेंट, मजदूर, इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है। तो जितनी मात्रा ये खर्च होती है निर्माण पर, उनको उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं जी इतने टन सीमेंट लग गए, इतने टन रेत लगा है, बजरी लगी है, इतने मजदूर मिस्त्री हमने यूज किए हैं, ठीक है ना, इतनी हमने जो भी हमने सामान परचेज किया है उनको उनकी मात्रा को, उनकी जो कीमतें होती हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो भी स्थायी निर्माण होता है उसके व्यय की गणना आसानी से हम लोग कर पाते हैं। इसके अलावा है मशीनरी परव्यय। अब एक लेखा वर्ष में जितनी भी जो स्थायी जो मशीनरी होती है, क्योंकि मशीनरी के माध्यम से ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो जितनी भी मशीनरी पर खर्च किया जाता है, इनकी जितनी मशीनों की मात्रा, जो मशीनों की क्वांटिटी है, जितनी मशीनों खरीद होती है, उन मशीनों की कीमतों को, उन मशीनों की मात्रा को उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई करके मशीनरी पर किए गए व्यय हम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। फिर समझ लीजिए जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है,
इसमें क्या शामिल है? सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण में क्या आता है? निर्माण पर्व, जो भी हम निर्माण क्षेत्र में जिनका हम निर्माण करते हैं, सड़कें, नहरें, पुल, इमारतें जो भी बनाते हैं, तो जितनी भी रेत, सीमेंट, बजरी, मजदूर, मिस्त्री, जितनी भी मात्रा का हम यूज करते हैं उनको उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निर्माण पर व्यय का अनुमान लगा पाते हैं हम लोग। ऐसी मशीनरी पर एक लेखा वर्ष में जितनी मशीनरी की बिक्री होती है, जितनी मात्रा की बिक्री होती है, उसकी मात्रा को उसी कीमतों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मशीनरी पर व्यय आ जाएगा। ओके, तो ये तो है आपका सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। दो पार्ट है इसके। अब है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। हाँ जी, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। एक मिनट, प्रारंभिक स्टॉक। ओके, तो स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है? एक लेखा वर्ष में अंतिम स्टॉक, जो वर्ष के अंत में स्टॉक है, माइनस जो वर्ष के शुरू में प्रारंभिक स्टॉक होता है, उसको निकालकर हम स्टॉक में परिवर्तन की मात्रा को निकाल पाते हैं। ठीक है, जो भौतिक रूप से जितना स्टॉक में परिवर्तन होता है, जो जितनी मात्रा बच जाती है, उस मात्रा को उसकी कीमतों से, जो वस्तु और सेवाएं उनकी कीमतों से गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपका स्टॉक में परिवर्तन आ जाता है। फिर देख लीजिए स्टॉक में परिवर्तन कैसे आता है? अंतिम स्टॉक जो वर्ष के अंत में स्टॉक है, ठीक है, 31 मार्च को, और माइनस जो वर्ष के शुरू में यानी कि 1 अप्रैल को स्टॉक था, उसका डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक में परिवर्तन होता है। तो स्टॉक में जितना मतलब मात्रा भौतिक चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को, उन वस्तुओं की मात्राओं को उनकी कीमतों से गुना करके हम लोग मल्टीप्लाई करके स्टॉक में परिवर्तन निकाल पाते हैं। अभी स्टॉक जो बच जाता है, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कि जो स्टॉक में परिवर्तन हुआ है, जो उद्यमी ने, एंटरप्रेन्योर ने इसको स्वयं ही खरीद लिया है। ठीक है ना, क्योंकि जिस वर्ष उत्पादित सामान होता है उसकी गणना उसी वर्ष करनी पड़ती है। तो जो बचा हुआ स्टॉक होता है, जो ये स्टॉक में परिवर्तन होता है, जो उद्यमी द्वारा इसको खरीदा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, और ये उसका जो निवेश व्यय में काउंट किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग व्यय गणना करते हैं तो उपभोग व्यय और निवेश व्यय होता है ना, तो जो स्टॉक में परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं उद्यमी के निवेश व्यय में मान लिया जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है जो स्टॉक में परिवर्तन है। इसके बाद हम बात करेंगे निवल निर्यात। निवल निर्यात क्या होता है? देखिए, वस्तु तथा सेवाओं का निर्यात। देखिए, अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो विदेशों को निर्यात करते हैं, बेचते हैं, जैसे सूती कपड़ा, चाय, कई तरह की सर्विसेज भी हम विदेशों को प्रोवाइड करते हैं, तो इसको बोलेंगे निर्यात। इसके बदले हमें इनकम प्राप्त होती है, हमारे देश को आय आती है। इसी प्रकार ऐसे हम बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं बाहर से आयात भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे भारी मशीनरी है, बहुत सारी खाद हम बाहर से मंगवाते हैं, डीजल, पेट्रोल, हमारा जो क्रूड ऑयल है बाहर से आता है। तो निवल निर्यात कैसे निकालते हैं? जो वस्तु और सेवाओं का आप निर्यात करते हैं माइनस जो आपने आयात की है, तो आपका निवल निर्यात आता है। क्योंकि जो ये निर्यात है कहीं ना कहीं आपके देश के घरेलू उत्पादन का भाग होता है। मान लीजिए हम कहते हैं कपड़ा हमने प्रोड्यूस किया, चाय हमने प्रोड्यूस की, ठीक है, मसाले हमने प्रोड्यूस किए जो हमने बाहर भेजे, तो ये हमारे घरेलू प्रोडक्शन का भाग होते हैं। और जो ये आयात है कहीं ना कहीं जो विदेशी देश हैं उनके घरेलू उत्पादन का भाग है। तो जो इनका अंतर होता है, जो निवल निर्यात होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये घरेलू उत्पादन का ही भाग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाजार कीमत में जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अंतिम उपभोग व्यय, जिसमें निजी अंतिम भोग और सरकारी अंतिम भोग लेंगे, जमा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण में क्या आता है? सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन, इन चारों का जोड़ हो जाता है जमा। ये भी जुड़ जाएगा जो निवल निर्यात है, जो आपने निर्यात माइनस आयात किया है, इसको भी जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको यानी कि अंतिम भोग में सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल निर्यात, जब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। ओके, उम्मीद है आपको बेटे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। हाँ, तो वही विधि को समझने के बाद हम बात करेंगे निवल विदेशी निवेश। ये नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इससे हम लोग लेते हैं निवल निर्यात, जो अभी हमने नेट एक्सपोर्ट निकाला था। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाला था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से शुद्ध साधन आए।
तो कई जो इकोनॉमिक्स हैं, निवल विदेशी निवेश की गणना कैसे करते हैं? निवल निर्यात प्लस विदेशों से शुद्ध साधना, यानी कि नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अब बात करेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे करेंगे। तो जैसे अभी हमने पीछे किया था, निजी अंतिम भोगव्य प्लस सरकारी अंतिम भोगव्य प्लस सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण जमा निवल निर्यात, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमें पता है जो हमने घरेलू उत्पाद निकाला है, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद निकाला है, अगर हम इसमें विदेशों से शुद्ध साधनाएं जोड़ दीजिएंगे, नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड को अगर हम जोड़ देंगे सकल घरेलू उत्पाद में, तो क्या आ जाएगा? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा आ जाएगा। अगर हमने शुद्ध निकालना है तो जो सकल आय निकाली है हमने, सकल उत्पाद निकालना है, इसमें से घिसावट व्यय या स्थायी पूंजी का उपभोग, क्योंकि जो घिसावट व्यय को हम लोग स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं, तो अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट व्यय निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा बाजार कीमत पर। ठीक है, जैसा हमें पता है अगर हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय आय निकालनी है तो बाजार कीमत पर जो आपने शुद्ध राष्ट्रीय निकाली है, कि जब हम साधन लागत पर राष्ट्रीय की बात करते हैं तो वो आपकी नेट इनकम की, जो नेट नेशनल इनकम है उसी की बात की जाती है। तो ये शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाला हमने साधन लागत पर, तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय जो भी निकली है आपकी, इसमें से अगर हम एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो ये साधन लागत पर राष्ट्रीय आय आ जाएगी। एनआईटी पता है आपको कैसे निकालते हैं? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है ना, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो आपकी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ सावधानियां भी लिखनी होती हैं कि किन चीजों को हमने, जो हम व्यय विधि से जब हम राष्ट्रीय गणना करते हैं तो क्या चीजें हमें शामिल करनी है और क्या चीजें हमें शामिल नहीं करनी है। तो क्या क्या है बेटे सावधानियां? केवल अंतिम व्यय, देखिए डबल काउंटिंग से बचने के लिए, डबल काउंटिंग से बचने के लिए जब भी हम राष्ट्रीय की गणना करते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को ही मापा जाता है, कि जिससे डबल काउंटिंग से बचा जा सके। क्योंकि जब अगर आप मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी काउंट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो चीजों की, सामान की जो गिनती है, वस्तु और सेवाओं की जो काउंटिंग है, एक से ज्यादा बार हो जाती है, जिससे जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो गलत हो सकती है। इसलिए जब भी राष्ट्रीय गणना करते हैं तो केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को ही मापा जाएगा। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता। जो भी इंटरमीडिएटरी गुड्स होती हैं, इनको हम जब रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इंटरमीडिएटरी गुड्स पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो पुरानी वस्तुओं की बिक्री होती है, पुरानी वस्तुओं की, क्योंकि जो पुरानी वस्तुओं के जिस वर्ष इनका उत्पादन हुआ था, इनकी गणना उस वर्ष ही कर ली गई थी, तो इसलिए पुरानी वस्तुओं की जो बिक्री से आय होती है उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते हैं, पर जो हम कमीशन या दलाली देते हैं उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शेयर तथा बॉन्ड, अगर आप शेयर या बॉन्ड को सेल करते हैं या खरीदते हैं तो इनको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये वास्तविक उत्पादन में कोई योगदान नहीं देते, केवल ये वित्तीय प्रपत्रों का हस्तांतरण मात्र है। ठीक है, इसलिए शेयर तथा बॉन्ड से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान, देखिए जो भी सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो ये बिना काम की प्राप्त हुई आय होती है, जिसको हम लोग हस्तांतरण आय कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम राष्ट्रीय गणना करते हैं तो किसी प्रकार के हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं है, एक दो बार ध्यान से देखेंगे, आसानी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।